बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अनकही बात के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब की रुखसत का वक्त करीब है, लेकिन वो इस हकीकत को समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उनकी हिमायत इसम्बली में कम हो गई है। उन्होंने कभी इस हकीकत का इदराक नहीं किया कि वो मुस्लिम लीग काफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दो चार और जमातों की बैसाखियों पर उनकी हुकूमत खड़ी है। वो अपने आप को दो तिहाई अक्सरियत वाला वजीर आज़म समझते रहे। इसी इदराक ने, इसी गलत फहमी ने उनको इस हालत तक, इस नौबत तक पहुंचा दिया। और जब असम्बली के अरकान जब उनको दो तिहाई अक्सरियत दिलवाते हैं, जो उनके लोग हामी होते हैं, जो उनके एमएनएज होते हैं, उनसे मिला जाता है। लेकिन इन्होंने अपने एमएनएज को मिलना तक गवारा कभी नहीं किया, उनको दरखुरे इतना नहीं समझा। हालांकि वो दूसरी पार्टियों से उनको उधार लेकर आए थे, पीपल्स पार्टी से, काफ लीग से, मुस्लिम लीग नून से और जमात इस्लामी से, जेयूआई से। बहुत सारे लोग मांगे तांगे पर लेकर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और ये कुंभे इस कुंभे को जोड़ा था। और ये भानमती का कुंभा जो है ये टूट गया। अब इस वक्त सूरत हाल यही है, कह रहे हैं कि वो गद्दार हो जाएंगे और ज़मीर फरोशी कर रहे हैं। और जब जहांगीर तरीन का जहाज़ उड़ रहा था और लोगों को इधर से उधर मुंतकिल कर रहा था, तब ये ज़मीर फरोशी नहीं हो रही थी। ये सारी बातें सामने आ गई हैं। बहरहाल इस वक्त जब वो एक सहारा ले रहे हैं कि एक ख़त जो है वो लिखा गया और फलां हुकूमत ने ये कहा, अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने तो वाज़े तौर पर ये वजाहत कर दी कि उन्होंने न कोई ऐसा ख़त लिखा है, न कोई ऐसी बात की है। देखिए, अगर इस किस्म की कोई साजिश होती है तो न खतूत की सूरत में होती है, न किसी इसका कोई दस्तावेजी सबूत रखा जाता है। अगर कोई काम होता भी है तो बहुत ही नहायत खामोशी के साथ। भुट्टो साहब ने तो वो हेनरी कैसेंजर का ख़त लहराया था, जो एटमी प्रोग्राम के हवाले से हेनरी कैसेंजर ने इनको बयान दिया था कि हम तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। तो उसके बाद से फिर ऐसी कोई सूरत हाल कभी पैदा नहीं हुई। बहरहाल अब आप ये देख लीजिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि वो उनको मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल है। इस अक्सरियत का क्या हाल है ये भी हम आपको बताते हैं कि इमरान खान को मुल्क में कितनी हिमायत हासिल है। हमारे मुल्क में जो इंतखाबात होते हैं उनका एक अजीब व गरीब तरीक़ाकार है, क्योंकि ये इंतखाबात जो हैं वो मुल्क की अक्सरियत की नुमाइंदगी नहीं करते। कोई भी रुकन असम्बली मुल्क की अक्सरियत की, अपने हल्के की अक्सरियत की नुमाइंदगी नहीं करता। 1 लाख वोट लेकर मुंतखब होने वाला रुकन मुल्क अपने हल्के के 3 लाख वोटरों की मर्जी के खिलाफ मुंतखब होता है। होना ये चाहिए था कि 2 मराहिल में ये इंतखाब होते। पहले मरहले में ज़्यादा वोट लेने वाले 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता, यानी वो उम्मीदवार जो ज़्यादा वोट लेकर आए हैं पहले मरहले में, वो फिर मुकाबले पर आ जाएं। फिर उसके बाद उन दोनों उम्मीदवारों को जो है मुकाबले पे लाया जाता और जो वो उम्मीदवार 50% से ज़्यादा वोट ले जाता, यानी 51% वोट ले जाए और या 50% से ज़्यादा वोट ले जाए, वो कामयाब करार पाता, इसलिए कि वो फिर नुमाइंदगी का हक रखता है। लेकिन होता यह है कि हल्के के 4 लाख वोटरों में से 1 लाख वोट ले जाने वाला उनका नुमाइंदा कहलाता है, अक्सरियत का। हालांकि वो अक्सरियत नहीं, अकलियत का नुमाइंदा होता है। उसको 1 लाख लोगों ने वोट दे दिए, बाकी जो है वो 4 लाख वोट जो है, वो 3 लाख वोट जो है इधर उधर तकसीम हो गए। वो जाती होती है उन 3 लाख लोगों के साथ, उनकी 3 लाख लोगों की राय के साथ। ये एक अजीब व गरीब है, इसीलिए कहते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी पर ये वो होना चाहिए। बहरहाल ये खुद यानी फवाद चौधरी जो है वो अपने हलके के सबसे कमतरीन वोट लेकर आए और वो नुमाइंदगी का हक नहीं रखते अपने हलके की, क्योंकि हलके की अक्सरियत ने उनको मुस्तरद किया है। लेकिन मुस्तरद करने का तरीका यह है कि उन्होंने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट दिया है जो तकसीम हो गए उनके अंदर।
होना ये चाहिए था कि इनके मुकाबले में जो ज़्यादा वोट लेकर आया था, इनसे कम थे उसके, लेकिन वो ज़्यादा वोट थे, उसको जो है वो वोट मिलना चाहिए थे, उसके साथ मुकाबला होना चाहिए था। तो ये हुआ। बहरहाल मैं अब दूसरी तरीके से इसका जायज़ा लेता हूँ। 2018 में वोटरों की कुल तादाद 10,59,55,509 थी, और जो वोटर टर्नआउट था 2018 में वो था जनाब 51%। 51% वोटर टर्नआउट था, और 49% वोटरों ने वोट नहीं डाला। यानी 10 करोड़ में से तकरीबन 4 करोड़ 90 लाख कह लीजिए ने वोट नहीं डाला। और फिर ये किस तरीके से कहा जा सकता, अच्छा, उस 51% टर्न आउट में से पीटीआई ने टोटल जो वोट हासिल किए उस 51% में से वो 31.8 थे। यानी अगर उसको हम उससे तकसीम करें कुल वोटों का, तो वो उससे भी बहुत कम ये है कि 20 या 25% वोट जो है, टोटल वोट का 20 या 25% वोट लिया है इन्होंने। इसको हम और भी कम हो जाता है ये। उस टोटल जो कास्ट वोट है उनका 31%। अब और कुल 1,69,03,702 वोट हासिल किए, और कुल 149 नशिस्तें हासिल की, जो बाद में 10% जो अक़लियती और ख़वातीन की नशिस्तें मिलाकर बढ़ गई। अच्छा, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है उसने 24.36% वोट हासिल किए, 36%, और 82 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। कुल 1,29,34,589 वोट लिए। यानी वोटों के निस्बत से उनकी नशिस्तें कम थीं। और पीपल्स पार्टी ने कुल पोल वोटों में से 13.3% वोट हासिल किए, और 69,24,356 वोट हासिल किए। यानी अगर हम पीटीआई के अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोटों को मिला दें तो वो कुल वोट उनके पीटीआई के वोटों से ज़्यादा है, और जेयूआई के वोटों को मिला लें तो और ज़्यादा हो जाते हैं। 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के वोट जो हैं वो मुखालिफ उम्मीदवारों के हैं। जो पीटीआई के मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनको मिले हैं, पीटीआई के मुखालिफत में वोट उनको मिले हैं। तो अपोजिशन के वोट ज़्यादा हैं, अपोजिशन की हिमायत ज़्यादा है, ये एक। लेकिन अगर इसको मुतनासिब नुमाइंदगी के तौर पर इसको किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये पीटीआई इस पर ज़्यादा शोर न मचाए और लोगों की हिमायत का ढोल न पीटे। ये जो गैर मुल्की लोगों को जो गैर मुल्क में रह रहे हैं और उन्होंने गैर मुल्की शहरियत, पाकिस्तानी शहरियत पर फ़ौक़ियत दी है, वहाँ पर रह रहे हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान के मामलात में दखलंदाजी करने का बहुत शौक़ रखते हैं। पाकिस्तान को सरमाया यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से नहीं आता, जहाँ के मुल्कों के ये लोग उछल कूद मचा रहे हैं कि पाकिस्तान में वो आएंगे और ये सब कुछ करेंगे। ये तो बेचारे मशरक़ वस्ती में और मलेशिया, इंडोनेशिया में जाने वाले मज़दूर हमारे लिए सरमाया मुहैया करते हैं। तो इस वक्त जो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से और ख़त के हवाले से जो बात कर रहे हैं, तो ख़त का तो बहुत अजीब व गरीब मामला हो गया है, और ये गैर ज़िम्मेदाराना वज़ीर आज़म ने इनके ऊपर मुकदमा चलना होगा, इनके ऊपर मुकदमा चलेगा, गद्दारी का मुकदमा चलेगा, और अपने वज़ीर आज़म के लिए जो हलफ था उसकी खिलाफ वर्दी का मुकदमा चलेगा, और इसके अलावा और बहुत सारे मुकदमात हैं जो इनके मुंतज़िर हैं। यानी करप्शन के भी मुकदमात खुलेंगे और गद्दारी के भी मुकदमात खुलेंगे क्योंकि हलफ से, और फिर गैर जिम्मेदारी के भी मुकदमात खुलेंगे। क्योंकि अभी ये साफ कह दिया कि पहले तो इशारा देते रहे कि अमेरिका ने मदाखलत की है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अमेरिका ने मदाखलत नहीं की, अमेरिका का नाम नहीं लिया मैंने, और फिर उसका नाम नहीं लेते। अमेरिका ने मदाखलत की है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने मुईद यूसुफ को, जो CIA का मुलाजिम था,
किस लिए कौमी सलामती कमेटी का सरबराह बनाया? मोहित यूसुफ, जिसके मजहब, दीन और उसके बारे में भी शकूक व शुबहात हैं। बस देखिए, हम मजहब और दीन की बात भी नहीं करते इसके हवाले से कि वो जो भी उसका है उसका ज़ाती मामला है, लेकिन ये बताएं कि मोईद यूसुफ जो जो अमरीकी शहरी था, जो सीआईए का मुलाजिम था, जो सीआईए के इदारे में मुलाजमत करता था, जिसकी तहरीरों से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता था, उसके अंदर पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता था, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता था, इस्लामी निज़ाम के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता था, आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता था, तो उसको कैसे आपने इस अहम ओहदे पर बिठाया? ये गद्दारी का मुकदमा कायम होता है। इसलिए शहबाज गिल, उसने वो इस बात से इनकार नहीं करता कि वो अमरीकी शहरी है, दोहरी शहरियत रखता है, और उसने आके पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ सियासतदानों को, मोअज़्ज़िज़ शहरियों को गालियां बकी, गालियां देता है, उनके सामने बदकलामी करता है, और उस बदजुबान बदलिहाज इंसान को आपने अपना तर्जुमान क्यों बनाया? अभी बहुत सारी चीज़ें हैं खुलेंगी। फिर उसके बाद फवाद चौधरी जैसे नालायक, जो अपने से उम्र में कई गुना बड़े, अपने तजर्बे में से कई गुना बड़े, और अपने कद और काठ में और सियासी कद में कई गुना बड़े लोगों को ये बूना कहता रहा। ये जो है, ये बूझना, अपने क्या समझता रहा अपने आप को? तो वक्त तो आ गया है, अब आप देखिएगा कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। तो ये बूझने जो हैं अब उछल कूद मचाएं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इनकी सरपरस्ती कर रहे थे, उन्हीं को इसने डस लिया है। इसने जब पाकिस्तान फौज के फैसलों के ऊपर अपने जादू और टोने को अहमियत दी, अपने इल्मुल साद और नहस को अहमियत दी, तो उसके बाद तीसरी चीज़, इसने शायर इस्लामी का मजाक उड़ाया है। इसने रियासत मदीना और सादिक और अमीन सिर्फ एक ज़ात है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ये इस्तिलाह इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। और अब इस इस्तिलाह की जगह जो है नेक या सच्चा और दयानतदार या इस तरह की कोई चीज़ रखनी चाहिए, लेकिन सादिक और अमीन की इस्तिलाह सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। क्योंकि जब मक्का में लोग उनके पास अमानतें रखवाते थे, इसलिए, और फिर उनको सादिक अमीन कहते थे, और इसलिए सादिक कहते थे कि वो कभी झूठ बोलते ही नहीं थे, इसलिए उनको सादिक कहते थे। इसलिए ये सारी बातें सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए थी, इमरान खान और उनकी काबीना की ज़ात के लिए नहीं। इमरान खान कहीं से भी न सादिक है न अमीन है। मैं ये बात कहूँ, न वो सादिक है न अमीन है, वो नहायत बददियानत इंसान है जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को और रियासत मदीना के को और शआर इस्लामी के साथ बददियानती की है, उनका मजाक उड़ाया है, उनका मजाका बनाया है। ये भी उनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए। मैं यही बात कहूँगा। इसके बाद बहुत ये कहीं से भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई रास्ता निजात का नहीं छोड़ा। कश्मीर भारत के हवाले कर दिया, और करतारपुर वहाँ दाखिल होने की इजाज़त हिंदुस्तान के हाथ में दे दी। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि आपने एक इलाका अपना हिंदुस्तान के हवाले कर दिया है। ये तरीक़ा, ये कायदा आने वाली हुकूमत को बदलना होगा। इसके अंदर तब्दीली लानी होगी कि करतारपुर में दाखिल होने की इजाज़त वीज़े पर होगी। कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जो बग़ैर वीज़े के हो। पाकिस्तान के किसी इलाके में बग़ैर वीज़े के दाखिले की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। दुनिया का कोई मुल्क बग़ैर वीज़े के अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं देता। वीज़ा दिया जाता है, बॉर्डर पे दिया जाए। वीज़ा फ्री कोई मुल्क नहीं है। आपको वीज़े में आसानी हो सकती है, वीज़े में बॉर्डर पे मिल जाए, एंट्री के वक्त वीज़ा मिल जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको वीज़ा जो है आप जिस मुल्क से जा रहे हैं वो दे दे। मेरा पाकिस्तान जो है
वो हिंदुस्तान में का वीज़ा जारी कर दे, ये मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान का वीज़ा जारी करता है, लेकिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को पाकिस्तान में आने की इजाज़त, वीज़ा जारी करने की इजाज़त दे दी है। और ये सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में हुआ है, ये जिम्मेदार इसके इमरान खान है। और ये अक्सरियत नहीं है इनके पास। और इस अक्सरियत और अक़लियत के हवाले से तो इनके लिए जो है वो इस तरीक़े कार से अब ये सोच लें कि अब अक़लियत के आप नुमाइंदे हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि इस हवाले से कोई बात करें। ये शर्मनाक है, अलमनाक है और नहायत ही अफसोसनाक है।